हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? चलिए जी, आज की कॉरपोरेट न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मंडे का दिन है, क्या-क्या घटनाएँ आज की हमारे कॉरपोरेट लेवल पे घटी हैं, चलिए उन सब का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आज की घटनाओं में हमारे पास वेदांता आएगा, हमारे पास सहारा ग्रुप आएगा। सहारा ग्रुप के ऊपर अपडेट काफ़ी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। जब से मैंने लास्ट वीक बताया था कि अमित शाह जी ने इसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। हालांकि उस मीटिंग का जो मैटर्स है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और वो पब्लिक डोमेन में आ तो नहीं पाए। बट आज एक नई खबर सहारा पे निकल के आई है और जो कि निर्मला सीतारमन जी ने दी है। वो क्या है, खबर क्या है? एक्चुअल में गवर्नमेंट ने सहारा का केस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएफआईओ को ट्रांसफर कर दिया है। एसएफआईओ क्या होता है? सेक्शन 212 एंड 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में एसएफआईओ की चर्चा है। देखो जी, आपने जैसे सीबीआई सुना होगा, आपने रॉ सुना होगा, आपने आईबी सुना होगा। सिमिलरली जो कंपनी लॉ मैटर्स पे बड़े सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं तो उन सब का इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ करता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो निर्मला सीतारमन जी ने आज कहा है कि हाँ, ये केस एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सहारा की प्रॉपर्टीज को जब्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है या नहीं हुई है ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाया जा सके, तो उन्होंने कहा कि अभी एसएफआईओ की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बस इतना सा घटनाक्रम है सहारा के ऊपर। जो अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर अपडेट पब्लिक में निकल के नहीं आया। निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि केस एसएफआईओ हैंडल कर रहा है, मतलब बहुत हाई लेवल पे केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट एसएफआईओ की रिपोर्ट नहीं आई है। अब एज एन इन्वेस्टर सर हम इसे क्या समझे कि मतलब पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स की उम्मीदें बंधी हुई हैं। मुझे लगता है, देखो जिस लेवल का ये गड़बड़ घोटाला है और जिस लेवल के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले पहले मुझे लगता है कि या तो इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा या फिर वो रिटर्न हो जाए, इसका पूरा प्रबंध हो जाएगा। परंतु ये मेरा एनालिसिस है, ये केवल मेरा एनालिसिस है। पिछले हालिया कुछ हफ्तों में चल रहे घटनाक्रम के बेसिस में मैं ये कह सकता हूं कि अगर केस एसएफआईओ में चल रहा है तो जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आएगी, जहां पर अटैचमेंट की कार्यवाही शुरू हो सकती है प्रॉपर्टीज की, फिर उनको बेचने की कार्यवाही शुरू होगी। 2024 का इलेक्शन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नजदीक ही, उसके कहीं कहीं आसपास ही कहीं ना कहीं कुछ होना है, जो मुझे लग रहा है। तो ये थी सहारा के ऊपर न्यूज। जो भी हो, सहारा के इन्वेस्टर्स को जहां इतने साल आपने वेट किया है, मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आएगा, जो भी आपका पैसा अटका हुआ है उसके ऊपर। ठीक है जी, आज की हम अगली न्यूज पर चलते हैं। फिलहाल अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है हयात रेजेंसी को लेकर। आपने होटल सुना होगा, हयात हयात रेजेंसी, 5 स्टार होटल की चेन है ना। तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग ऑफ द हयात रेजेंसी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। तो कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी की कगार पर है और इंसॉल्वेंसी की कगार पे जब कुछ होता है तो 180 दिन मिलते हैं उसको रिवाइवल के लिए, ताकि रिवाइव किया जा सके, नहीं तो फिर लिक्विडेशन हो जाता है। बट ये 180 दिन में 90 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी कि ओवरऑल 270 दिन तक जा सकते हैं। तो यही 90 डेज का एक्सटेंशन अभी इंसॉल्वेंसी में इसे मिला है। फिलहाल कई कंपनीज ने इसको टेक ओवर करने की एप्लीकेशन बिड्स सबमिट कर दी है, तो शायद लिक्विडेशन तो नहीं होगा, ये पक्की बात है। So far 7 entities have submitted expression of interest for the 401 room 5 star deluxe hotel। 7 लोगों ने बिड सबमिट की है कि यस दे वांट टू एक्वायर दिस 401 कमरों के 5 स्टार होटल को। तो वो लिक्विडेशन नहीं होगा मुझे लगता है, एंड अगेन कहीं ना कहीं रिवाइवल होगा, कहीं ना कहीं इसका टेक ओवर होगा। इन्हीं 7 में से शायद कोई लेके चला जाए। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये थी न्यूज हयात रीजेंसी को लेकर। और अगली न्यूज पे आते हैं। आज की हमारी अगली न्यूज है थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिया, आई वुड से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट मैं तो यही कहूंगा कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। अच्छा, कैसे? कहता, ये न्यूज में लिखा है कि मोर फॉरेन बिजनेसेस आर लीविंग इंडिया देन एंटरिंग इट।
अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में कमी है, हमारे भारत भूमि में कमी है, हमारे किसी कानून में कमी है या फिर कोई और प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, नहीं, एज सच दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड इंडिया इज आल्सो ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखा जाए तो वी आर द फ्लैगशिप कंट्री और वी आर द फ्रंट रनर एज ऑफ नाउ। बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई दीज फॉरेन बिजनेसेस आर लिविंग इन इंडिया। जब इसका इन डेप्थ एनालिसिस अगर किया जाए, देखिए जी 559 कंपनीज ने अपने ऑपरेशन सीज किए हैं, ओनली 469 एंटर्ड इट। अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ग्लोबल ये जो कंपनियां हैं, चाहे यूरोप की हो चाहे यूएस की हो, दे आर फीलिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस फील कर रही हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जितने भी इनके बड़े बड़े ऑपरेशंस थे ये बंद कर रही हैं। और जब वर्ल्ड वाइड बंद हो रहे हैं तो उसमें इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं हो सकती। तो इंडिया में भी जो इनके बिजनेसेस थे जिन्हें कि बंद करके अब ये समेटा जा रहा है, और वहां पे कई कंपनियां तो इंसॉल्वेंट हो रही हैं। आप देख रहे होंगे रोज ही पत्तों की तरह बैंक गिर रहे हैं वहां। तो इसलिए इसके पीछे कहीं इंडिया नेगेटिव नहीं है, इसके पीछे नेगेटिव वर्ल्ड इकोनॉमी है इस टाइम। आप देख रहे होंगे ले ऑफ किस लेवल पे चल रहा है। अभी एक्सेंचर ने अनाउंस किया है कि हजारों नौकरियां और वो बंद करने लगा है। तो गोइंग फॉरवर्ड ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वक्त अच्छा नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वक्त अच्छा नहीं है। और आपको भी मेरी सजेशन यह रहेगी कि इस टाइम पैसा संजो के रखना चाहिए। इस टाइम बिल्कुल पैसा संजो के रखो, वेट एंड वॉच की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो थोड़ा टाइम अभी रुक जाओ जब तक एक ग्लोबल रिवाइवल पे ना आ जाए। और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो बेचने की गलती मत करना। मेरी तो अगर मैं वैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाला चैनल नहीं है, बट फिर भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो इस टाइम रहती है वो रहती है निफ्टी 20 या निफ्टी आईटी में। निफ्टी 20 ले लो या निफ्टी आईटी ले लो, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत पिट रहा है, बहुत पिट रहा है, बहुत इतना ज्यादा पिटा है वर्ल्ड वाइड रिसेशन के कारण कि पूछो मत। तो इस टाइम आईटी सेक्टर के शेयर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं, मगर अभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता। उनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा सिप बेसिस मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड यस ये रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 6-8 महीने लगेंगे इस आईटी सेक्टर को या वर्ल्ड इकोनॉमी को वापस आने में, प्रोवाइडेड अगर रशिया या यूक्रेन कोई और बहुत बड़ी गलती ना कर दे तो अगेन इस न्यूज के पीछे इंडिया नेगेटिव कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया पॉजिटिव ही है सब कुछ, बट वर्ल्ड इकोनॉमी नेगेटिव है जिसके कारण ये न्यूज आई है। अगली न्यूज आई है वेदांता को लेकर। वेदांता सीक्स टाइम टू गेट नॉट फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। अब ये बड़ी पेचीदा सी परिस्थिति है। वेदांता लगभग 300 से 290 के करीब आई थिंक शेयर प्राइस होगा कहीं ना कहीं। आज का शेयर प्राइस शायद यहां पे नहीं है मेरे सामने, 290 से 300 के करीब का शेयर प्राइस है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वेदांता की जो होल्डिंग कंपनी है वो कैश की प्रॉब्लम फेस कर रही थी। कोई उनके पास कैश रिजर्व्स वगैरह कुछ भी, कैश इन हैंड कुछ भी नहीं था। अब इसे देखते हुए वेदांता ने डिसाइड किया है कि वो जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांटेंगे। अब जब जनरल रिजर्व से डिविडेंड बढ़ेगा तो एटलीस्ट कैश होल्डिंग कंपनी के हाथों में आएगा, और जो वो कैश स्ट्रेस की हालत में है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस की हालत में है, एटलीस्ट वो उससे रिकवर कर पाएंगे। जब वेदांता ने अपना ये प्रपोजल भेजा एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी ने कहा देखो जी ऐसा है, आप रिजर्व्स में से डिविडेंड देना चाह रहे हो तो एक काम करिएगा, मेंबर से भी अप्रूवल ले लीजिए और क्रेडिटर से भी अप्रूवल ले लीजिए। क्योंकि क्रेडिटर जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो देखते हैं कि कंपनी में खुद का पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स कितनी है, इक्विटी जिसे कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड जिसे कहते हैं, तो वो कितना है। आज आप उस रिजर्व्स में से अगर आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो फिर हमारे कंपनी लॉ में सीए इंटर के अंदर भी है कि डिविडेंड क्या रिजर्व्स में बांटा जा सकता है। द आंसर इज दिया जा सकता है। बट यहां पर दिक्कत क्या है कि डिविडेंड क्यों दिया जा रहा है, ताकि होल्डिंग कंपनी के हाथों में पैसा पहुंचाया जा सके।
होल्डिंग कंपनी के हाथों में पैसा पहुंचाया जा सके, क्योंकि होल्डिंग कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस के अंदर है इस टाइम। तो इसलिए इसके लिए कंपनी एनसीएलटी पे कहीं, एनसीएलटी ने कहा कि जाइए और पहले क्रेडिटर की अप्रूवल लीजिए। तो वेदांता को पहले अब क्रेडिटर की अप्रूवल लेनी होगी, तब वो डिविडेंड बांट पाएंगे, इससे कि उनके होल्डिंग कंपनी के हाथों में कुछ कैश आ सके। वेदांता इज इन द अनफॉर्चुनेट पोजिशन ऑफ द कैश फ्लो बींग इन द ऑपरेटिंग कंपनीज एंड डेट ऑब्लिगेशन इन द होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। Distributions to the holding companies lead to the tax leakage. A scheme is an innovative way to create cash flow in the holding companies to meet its debt obligation. स्कीम का मतलब क्या होता है? देखो, स्कीम का मतलब जो दे रखा है, स्कीम का मतलब दे रखा है सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। ये कहता है कि आप स्कीम के अंदर जाएंगे और उस स्कीम के अंदर आप डिविडेंड बांट रहे हैं। वो स्कीम जो सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट की स्कीम है, सीए फाइनल वाले जानते होंगे, सीएस प्रोफेशनल वाले भी समझ पा रहे होंगे और सीएमए फाइनल वाले भी समझ पा रहे होंगे और भी प्रोफेशनल कोर्सेज वाले समझ रहे होंगे। सेक्शन 230 कहता है स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जहां पर कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो ये एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही बहाना है, जहां पर डिविडेंड पे करके, एक यूनिक केस है ये भी, डिविडेंड पे करके होल्डिंग की हालत सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अदरवाइज होल्डिंग की हालत बहुत बुरी है। तो होल्डिंग कंपनी की हालत को सुधारने के लिए वेदांता यानी कि सब्सिडरी डिविडेंड पे कर रही है, जो कि होल्डिंग के हाथों में जाएगा। ठीक हो गई बात? तो ये थी आज की न्यूज, एंड ऐसे ही कल की न्यूज के साथ हम दोबारा मिलेंगे। कोई भी और मेजर इवेंट होगा तो उसके साथ भी हम दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।